also French Revolution. Now let us see Industrial Revolution. Okay. In the later period of 18th century, there were many technological innovations in Europe. Okay, 18th century का जो बाद का पीरियड है उस टाइम पे यूरोप में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए. ओके, there was production with the help of machines running on steam. Okay, machines that runs on steam. उस मशीन के ऊपर प्रोडक्शन होने लगे. Then the cottage industries were replaced by big factories. Machines came to be used instead of handlooms. जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री है वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज से रिप्लेस हो गए. एंड यू नो मशीन्स केम टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स. यानी कपड़े बनाने के लिए हैंडलूम्स के बदले मशीन का यूज होने लगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिलने लगी. ओके, रेलवे एंड स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे और स्टीमर आए. ओके, द एज ऑफ मशीन्स बिगेन एंड दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. मतलब हर चीज में यू नो लेबर को रिड्यूस करके मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया. That age is known as the age of industrial revolution. ठीक है, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा चलने लगी, आने लगी, मशीन्स आने लगे. That is why it is known as the industrial revolution. Okay, industrial revolution began in England and then spread in other parts of West. Industrial revolution वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे वेस्ट के वेस्टर्न कंट्रीज के दूसरे पार्ट में वो स्प्रेड होने लगा. During this period, England enjoyed industrial prosperity and came to be described as world factory. Okay, ये पीरियड में जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा, that period England enjoyed and came to be described as world factory. मतलब इंग्लैंड को as a world factory describe करने लगे. Okay, rise of capitalism. With the discovery of new sea routes began a new era of trade between Europe and Asia. जैसे सी रूट डिस्कवरी हुई, नए नए सी रूट्स डिस्कवरी हुए, तो वैसे ही ट्रेड को बूस्ट मिला. यूरोप और एशिया के बीच जो ट्रेडिंग होती थी उसमें बढ़ावा आया. Many traders came forward to trade with eastern countries through the sea routes. बहुत सारे जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो ईस्टर्न कंट्रीज यानी एशिया में ट्रेडिंग के लिए आने लगे. It was not easy to carry out trade single-handedly and hence many traders came together and started trade. Okay, single-handedly trading करना डिफिकल्ट होने लगा लोगों के लिए, इसलिए बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर्स इकट्ठे आए और उन्होंने फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया. Thus there was rise of many trading companies. तो इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश होने लगी. Trade with Oriental countries was very profitable and responsible for economic prosperity. Okay, Oriental countries मतलब ईस्टर्न कंट्रीज, जो भी एशियन कंट्रीज है वो. ओके, तो यूरोपियन कंट्रीज आके ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करती थी या फिर एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करती थी, एंड वो ट्रेडिंग उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता था, जो कि उनके इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करती थी. ओके, hence European rulers started giving military protection and trade concessions
टू दीज ट्रेडिंग कंपनीज, जो भी ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश हुए उनको यूरोपियन रूलर्स, जो भी यूरोपियन रूलर्स है वो मिलिट्री प्रोटेक्शन देने लगे और ट्रेडिंग में कंसेशन देने लगे, डिस्काउंट देने लगे। ओके This led to accumulation of wealth in Europe. This property was used in the form of capital for trade and commerce, which led to rise of capitalist economic system in Europe. यानी ट्रेडिंग से जो भी पैसा आता था वो accumulate होता गया। ओके एंड दिस प्रॉपर्टी यानी जो पैसा ट्रेडिंग से कमाया जाता था वो ट्रेडिंग कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जाता था। एंड दिस लेड टू राइज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप। इसके वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का राइज हुआ यूरोप में, जिसमें क्या होता है, बिजनेस करके जो कैपिटल यानी जो पैसा जमा होता है उसको ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज किया जाता है और पैसा कमाने के लिए, ठीक है, तो वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाता है। ओके colonialism. Colonialism means one country exploiting another country by making it into a colony. Colonialism means एक कंट्री जब दूसरे कंट्री को अपने मिलिट्री पावर के दम पे एक्सप्लॉइट करती है वो। ओके A powerful country on the basis of economy and military strength occupies another region and establishes its political supremacy. कोई भी पावरफुल कंट्री जिसके पास वेल्थ है, मिलिट्री पावर है, वो दूसरे कंट्री में जाके उधर कब्जा करती है और वहां पर अपना पॉलिटिकल सुप्रीमेसी दिखाती है, पॉलिटिकल पावर वहां पर दिखाती है, वहां पर जाके अपने कॉलोनीज बसाती है। जैसे कि ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड इंडिया में आके जैसे रूल करने लगे, इंडिया को डोमिनेट करने लगे, वैसे ही। ओके This is known as colonialism. This tendency of colonialism led to rise of imperialism among the Europeans. यानी जो ये colonialism का जो tendency है यूरोपियन कंट्रीज की, it gave rise to imperialism. Imperialism, as I told you earlier, forcefully किसी भी कंट्री में जाके वहां पर अपना राज चलाना। ओके तो वैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज वैसे करने लगे। Imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. Imperialism का मतलब क्या है? एक सिस्टम है जहां पर पावरफुल कंट्रीज दूसरे कंट्री में जाती है, अपना कॉलोनीज बसाती है और वो कंट्री को डोमिनेट करती है और अपना रूल वहां पर जमाती है वो। Many countries from Asia and African continent fell prey to this imperialist aspiration of the European nations. बहुत सारे जो भी एशिया के कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के जो भी कंट्रीज है, वो इस इम्पेरियलिज्म के शिकार बने। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज आके इन रीजन पे रूल करते थे, अपना पावर जमाते थे। ओके Imperialism of British East India Company in India. As I told you earlier, इंडिया में भी ब्रिटिश के कॉलोनीज एस्टैब्लिश हुए थे, ब्रिटिश का रूल था। ओके जो कि ऑलमोस्ट 150 इयर्स तक चला, उसके बाद इंडिया को फ्रीडम मिली। वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थे जो कि अलग
कॉन्टिनेंट्स में जाके कॉलोनी सेटअप करते थे और वहां पर जाके रूल करते थे। ओके, वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, जिसके बाद से ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना जाना हो गया और वो लोग अपने कॉलोनीज सेटअप करने लगे इंडिया में। ओके, there was competition among European countries for acquiring trade monopoly in India. इंडिया जो है वो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेस है। ओके, फुल ऑफ रिसोर्सेस इंडिया में। तो जो कि यूरोपियन कंट्रीज है वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना चाहती थी, लेकिन वो अपना मोनोपोली चाहती थी। मोनोपोली मीन्स वो बाकी दूसरे कंट्रीज को इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने देना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ अकेले इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना चाहती थी। तो ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज थे जो कि मोनोपोली चाहते थे इंडिया में अपनी। ओके, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ट्रेड कैरी आउट करने के लिए, अपनी मोनोपोली जमाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप किया 1600 AD में इंडिया में आके। ओके, दिस कंपनी टुक परमिशन फ्रॉम एम्परर जहांगीर एंड एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन सूरत। ओके, ये जो कंपनी है उसने सूरत के जो एम्परर थे जहांगीर, वहां पर आके उन्होंने उनसे परमिशन ली और सूरत में आके अपना कंपनी उन्होंने सेटअप किया। The trade between India and England was carried out through this company. जो भी ट्रेडिंग होती थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच, वो इस कंपनी के थ्रू कैरिड आउट होती थी। ओके, स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच यानी ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज है, इंग्लैंड एंड फ्रांस, उनके बीच स्ट्रगल। इंग्लैंड एंड फ्रांस were rivals in the competition for trade in India. Okay, ट्रेडिंग के वो राइवल्स थे, दोनों को इंडिया में ट्रेडिंग करनी थी, दोनों को इंडिया में अपनी मोनोपोली चाहिए थी। ओके, ड्यू टू दिस there were 3 wars fought between them which are known as Carnatic wars. Okay, ट्रेडिंग ये दोनों जो राइवल्स थे, जो एनिमी कंपनीज थे, एनिमी कंट्रीज थे, दोनों को इंडिया के साथ ट्रेडिंग करनी थी, तो उसके लिए उन दोनों के बीच कंपटीशन होती थी। तो उन दोनों के बीच 3 वॉर लड़े गए, 3 वॉर्स हुए, जिसको क्या नाम दिया गया, कार्नेटिक वॉर्स। ओके, इन द थर्ड कार्नेटिक वॉर इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस। ओके, सिंस इंग्लैंड बहुत ही पावरफुल कंट्री बन चुकी थी, विच उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री उसको डिस्क्राइब किया गया एंड एवरीवेयर वो अपना पावर जमा रही थी। तो इंडिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री, इंग्लैंड एक बहुत ही पावरफुल कंट्री थी। तो इंग्लैंड ने फ्रांस को डिफीट कर दिया थर्ड वॉर में, थर्ड कार्नेटिक वॉर में फ्रांस को इंग्लैंड ने डिफीट कर दिया। Therefore now there was no strong European competitor for British East India Company in India. तो जब फ्रांस को अपने रास्ते से हटा दिया, उसको हरा दिया, उसके बाद से ब्रिटिश के कंपटीशन में और दूसरी कोई स्ट्रॉन्ग कंट्रीज नहीं थी। तो ब्रिटिश बिकेम द सोल